everyone, my name is Nidhi Bhattacharya and this is the I think 19th video of this chapter. अब हम पहुंच गए हैं 4.1 पर पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन. हम कर रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर 3 क्लास 10th का एनसीईआरटी की बुक से, राइट. इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिशियंस ड्रू 2 की लेसन्स फ्रॉम इंटर वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंस. अब 2 वॉर हो जाती हैं, पहला विश्व युद्ध हो जाता है और दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है. अब इतने बड़े बड़े वॉर अब ये खत्म हो जाते हैं, राइट. अब इसके बाद क्या होता है, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं, ये इन्हें 2 लेसन सीखने को मिलता है इंटर वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस से. जो इंटर वॉर का मतलब है इस देश ये देश एक दूसरे से जो लड़ रहे हैं, इसके बाद जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं उसके एक्सपीरियंस से 2 चीज़ें सीखते हैं. क्या? पहला चीज़ तो इन्होंने सीखा था, बिल्कुल पॉइंट्स बना के याद रख लेना. फर्स्ट, एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट मास कंजप्शन. देखो, अब सोसाइटी जो थी बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था कि हर जगह इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज इंडस्ट्रीज जगह जगह लग गई थी. अब इंडस्ट्रीज बहुत जगह लग गई थी तो ऑब्वियसली बात है मास प्रोडक्शन हो रहा था. मास प्रोडक्शन उन्होंने कहा तब तक नहीं चल सकता, कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट द मास कंजम्पशन, जब तक लोगों से कंज्यूम नहीं करेंगे. ठीक है. अगर आपकी एक फैक्ट्री, अगर मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है, किसी भी टॉय की फैक्ट्री, मान लो आपके पास टॉय की फैक्ट्री है, टॉय की फैक्ट्री पे आप, क्योंकि फैक्ट्री है तो आप बहुत ज़्यादा कंजम्पशन, एकदम एक तरीके से कहना चाहिए आप प्रोड्यूस करोगे, बहुत सारा प्रोड्यूस करोगे. लेकिन अगर मार्केट में आपका सामान ही नहीं खरीदे, मार्केट के लोगों के पास पैसा ही नहीं हो तो आपका सामान ही नहीं खरीदेंगे, तो आप भी डूबे, और है ना, देश का मतलब आप ही लोगों से देश है तो वो भी डूबेगा. तो उन्होंने ये कहा कि फर्स्ट एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट मास कंजम्पशन, बट टू इंश्योर मास कंजम्पशन, लोग खरीदें, देयर वाज अ नीड फॉर हाई और स्टेबल इनकम. लोग कब खरीदेंगे चीज़ों को? जब उनकी इनकम ज़्यादा होगी, है ना, और स्टेबल भी होगी. स्टेबल मतलब जैसे कि मान लीजिए अभी कोरोना आया था तो लोगों ने सब कुछ खरीदना बंद कर दिया था अचानक से. क्यों? क्योंकि स्टेबल नहीं थी इनकम. लोगों को ये लग रहा था कि कल नौकरी छूट गई तो क्या होगा, तो जो पैसा उसे भी बचा के रख रहे थे. तो लोगों को ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी था कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी, स्टेबल इनकम आपकी रहेगी. तभी तो लोग जो होते हैं वो, जैसे इंस्टॉलमेंट पे बहुत कुछ खरीदा जा रहा है. इंस्टॉलमेंट कब बंधवाएगा आदमी? जब उसे ये पता होगा कि 20 साल की इंस्टॉलमेंट बनवा रहा हूँ तो 20 साल मेरी नौकरी रहेगी, राइट. तो ये सारी सिचुएशन आ रही थी. उन्होंने कहा कि ये सब तो तभी संभव है, बट टू इंश्योर मास कंजम्पशन देयर वाज अ नीड ऑफ हाई एंड स्टेबल इनकम. इनकम्स कुड नॉट बी स्टेबल इफ एम्प्लॉयमेंट वाज अनस्टेबल. अगर नौकरी अनस्टेबल है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में ही अगर सब लोग नौकरी करने लग जाए, राइट, तो अब प्राइवेट सेक्टर वाला के पास कोई ऐसे नियम ना रहे कि भाई कब निकालना है कब रखना है, तो फिर क्या होगा, इस तरीके से अनस्टेबल रहेगी लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा. तो उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट अनस्टेबल जब तक रहेगा तब तक की स्टेबल इनकम नहीं हो सकती लोगों की. दस स्टेबल इनकम्स ऑल्सो रिक्वायर्ड स्टडी फुल एम्प्लॉयमेंट. लगातार लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तभी तो लोगों के पास लगातार पैसा आएगा तो लगातार चीज़ें खरीदेंगे तो इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी तो वैसी बात है देश ग्रो करेगा. सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड है. दूसरा, बट मार्केट्स अलोन कैन नॉट गारंटी फुल एम्प्लॉयमेंट. मार्केट तो हम नहीं ले सकते इस बात की गारंटी कि जो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, मार्केट पे उतर रहे हैं तो आपको फुल एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा. तो क्या होना चाहिए फिर? देयरफॉर गवर्नमेंट वुड हैव टू स्टेप इन टू मिनिमाइज फ्लक्चुएलिटीज इन प्राइजेस, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. तो अब यहाँ पर आता है कि भाई गवर्नमेंट को दखल देना ही होगा. किस चीज़ में दखल देना होगा? जो भी फंक्शंस है ना ऑफ प्राइजेस, मतलब कोई कितनी भी कीमत पर कोई चीज़ ना बेचे, लाइक बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए. क्योंकि मान लो कि मेरी एक फैक्ट्री और मैं अपनी कीमत इतनी कम कर दूँ तो बाकी सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, लोग सिर्फ मेरा सामान खरीदने लगेंगे. या इसमें एक का लाभ हो रहा है लेकिन बाकी सबका नुकसान हो रहा है. या फिर अगर मैं अपने प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई कर दूँ, है ना, और मेरी देखा था कि फिर बाकी लोग भी हाई करना शुरू कर देंगे अपना प्राइजेस, तो फिर मार्केट में, है ना, गड़बड़ हो जाएगी, आम पब्लिक के अप्रोच से बाहर हो जाएंगी चीज़ें. तो गवर्नमेंट को यहाँ पर प्राइजेस पे ध्यान रखना. आउटपुट कितना होना चाहिए? अब ऐसा भी नहीं हो जैसे कि गेहूँ का केस हुआ था पीछे, हमने पढ़ा था कि बहुत सारा हो गया. अब बहुत सारा अगर आप आउटपुट दे दोगे, बहुत ज़्यादा ही चीज़ें हो जाएंगी तो प्राइजेस ऑटोमेटिकली नीचे आएंगे, फिर अगेन लोगों को नुकसान होने वाला है. और तीसरी बात है एम्प्लॉयमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए कि लोगों के पास रोजगार होना चाहिए. क्योंकि अगर लोगों के पास रोजगार नहीं है तो इंडस्ट्रीज से बनने वाला सामान खरीदेगा कोई कैसे? तो गवर्नमेंट को इन 3 चीज़ों में कहा गया कि भाई बहुत ज़्यादा जो है वो अंदर आना ही पड़ेगा. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कुड बी इंश्योर ओनली थ्रू दी इंटरवेंशन ऑफ दी गवर्नमेंट. तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी केवल तभी आ सकती है जब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो है इसमें दखल करे, कुछ रूल्स बनाए, कुछ भी इस तरह का करे. आप पहला लेसन तो सीख लिया, क्या सीखा था? पहला लेसन समझ में आ गया. अभी दूसरे लेसन पे आ जाते हैं. दूसरा, जब वॉर हुई तो उसके बाद इन लोगों ने ये समझा, जो इकोनॉमिक्स थे या पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने ये समझा. सेकेंड लेसन था रिलेटेड टू दी कंट्रीज इकोनॉमिक लिंक्स, कि हमारे देश के ना आर्थिक संबंध कैसे रहने चाहिए विद दी आउटसाइड वर्ल्ड के साथ. अगर आपके संबंध बहुत अच्छे हैं या बहुत ख़राब हैं तो उसका पूरा प्रभाव आपके देश की इकोनॉमी पर पड़ता ही पड़ता है. द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कुड ओनली बी अचीव्ड इफ द गवर्नमेंट हैड द पावर टू कंट्रोल फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड लेबर. देखो कैसे इस बात को समझो. हमने कहा कि हमारे देश के सभी लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन अगर बाहर से फ्लो आता जाए, पब्लिक हमारे देश में आती जाए, तो क्या होगा? हमारी नौकरियां वो भी लेने लग जाएंगे. या गुड्स का फ्लो बहुत ज़्यादा ही हो जाए तो हमारे देश के गुड्स नहीं बिकेंगे.
या कैपिटल का फ्लो हमारे देश में बहुत ज़्यादा आ जाए तो कहीं ना कहीं वो हमारे देश को अफेक्ट करेगी चीज़। जैसे आज अगर यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ही कनाडा जाना शुरू कर दे तो कनाडन गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं तो रोक लगाएगी कि अगर सारे ही लोग मेरे देश में आ जाएंगे, सारी दुनिया से पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, तो भाई मेरे देश की जनता के लिए रिसोर्सेज कम हो जाएंगे एक टाइम पर। ठीक है, तो इस तरीके से इस फ्लो को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत थी। किन किन चीज़ों के फ्लो को कंट्रोल करने की जरूरत है भाई? गुड्स के, कैपिटल के और लेबर के। लेबर भी है ना, तभी हमने पीछे पढ़ा भी था कि लेबर को कहीं ना कहीं बहुत रिस्ट्रिक्ट भी किया गया था काफ़ी जगह पे, है ना, जगह जगह कुछ रूल्स लगाए गए थे। क्योंकि अगर लेबर बाहर से बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो अंदर वालों को नौकरियाँ कम हो जाएंगी। दस इन ब्रीफ अगर हम बात करते हैं तो मेन एम था पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का वॉज टू प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमने पहली बार जो पढ़ी, पहला हमने सीखा कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें बना के रखनी पड़ेगी। कैसे? भाई लोगों को प्रॉपर नौकरी मिले, लोगों के पास प्रॉपर पैसा और फिर चीज़ों को खरीद पाएँ, इतनी उनमें रखनी चाहिए। और दूसरा हमने सीखा कि फुल एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड भी होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब हम ना गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी इन बिटवीन, राइट। इट्स फ्रेमवर्क वाज एग्रीड अपॉन द यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को ध्यान रखना। यहाँ पर इस पैराग्राफ की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि पता क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस में मॉनेटरी और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस होती है। समझ लो एक मीटिंग का नाम हो गया। कॉन्फ्रेंस होती है जुलाई 1944 में होती है। कहाँ होती है? ब्रिटल वुड्स में होती है। ये ब्रिटल वुड्स कहाँ पर है? ये हैम्पशायर में, जो यूएसए में जगह है। ठीक है, तो यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं और मीटिंग हो रही है। कब हो रही है? जुलाई 1944 में। किस बात को लेकर हो रही है कि भैया 2 विश्व युद्ध हो गए, अभी कैसे अपने अपने देशों को संभाले, इकोनॉमी कैसे संभाली जाए, तो ये लोग सब बैठ जाते हैं। अब ब्रिटल वुड कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश करती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, IMF को। अब देखो 2 यहाँ पर संस्थाएं बनेंगी इसी में। एक तो बनता है वर्ल्ड बैंक यहाँ पर, एक बनता है IMF। दोनों के काम अलग अलग है। एक बनता है IMF, एक बनता है वर्ल्ड बैंक। सब लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा चलो 2 संस्थाएं बनाते हैं। एक बनाई मैंने IMF, एक बनाई मैंने वर्ल्ड बैंक, राइट। अब ये दोनों का काम अलग अलग है। IMF का काम है टू डील विद द एक्सटर्नल सरप्लस एंड डिफिक्ट्स ऑफ इट्स मेंबर नेशन। IMF में मान लीजिए कि 10 नेशन आ रहे हैं, 10 नेशन को कहा गया कि कुछ जो है आप लोग पैसा भी यहाँ जमा करेंगे, राइट। मॉनेटरी कुछ फंड हम लोग इकट्ठा करेंगे। जैसे कि लेडीज़ की किटी पार्टी सुनी है, राइट। किटी पार्टी कैसी होती है कि उसमें क्या कहते हैं, हर लेडी जो होती है कुछ पैसे जमा कर लेती है, फिर किसी की किटी निकल आती है। यहाँ पर किसी की किटी नहीं निकलनी है। यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर ये कि मान लीजिए कोई देश जो है बहुत घाटे में जा रहा है तो उसको हम इस पैसे से हेल्प करेंगे, राइट। ठीक है, हमने गांव में भी पढ़ा है ना, लेडीज़ का इतनी ऐसे संस्थाएं बना लेती हैं कि भाई अपने कुछ पैसे जमा करती हैं, फिर जिसकी फैमिली में प्रॉब्लम होती है उसकी फैमिली को दे दिया जाता है। तो इट इज समवट लाइक अ फैमिली। ठीक है, IMF किस लिए बननी है कि भाई जो भी सरप्लस है या फिर डिफिक्स है। सरप्लस मतलब अगर कोई लाभ में आ रहा है, और डिफिक्स क्या होता है, कोई देश अगर हानि में आ रहा है तो उसको थोड़ा सा मतलब उसके साथ डील करने के लिए हमने ये संस्था बनाई थी। अब दूसरा आता है हमारा वर्ल्ड बैंक, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट किस चीज़ का रिकंस्ट्रक्शन? देखो वर्ल्ड वॉर के बाद सब कुछ टूट फूट गया, सारी बिल्डिंग्स टूट गई, सारी सब चीज़ें टूट गई। रिकंस्ट्रक्शन होना, डेवलपमेंट होने थे देशों के लिए, उसके लिए बनाया गया था फिर वर्ल्ड बैंक। वो सेटअप टू फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। इसको सेटअप किया गया था कि भैया ये जो है ये फाइनेंस करेगा वॉर के बाद के जो खर्चे होंगे जगह जगह, है ना, तो उसको पूरा भरपाई करने के लिए। तो द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक आर रेफर्ड टू एज द ब्रिटल वुड्स इंस्टीट्यूशन। अब इन दोनों को, क्योंकि ये जो ब्रिटल वुड्स हमारे में जो ब्रिटल वुड इंस्टीट्यूशंस, इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस जगह पर ये बने हुए थे। इनको ट्विंस भी कहा जाता है, ब्रिटल वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है IMF को और वर्ल्ड बैंक को। 2 भाइयों का जन्म हुआ, 2 संस्थाओं का जन्म हुआ वहाँ जाके। IMF का काम अलग था और वर्ल्ड बैंक का काम अलग था। दोनों संस्थाएं यहीं पर बनी, इसीलिए इसको ट्विंस भी बोला जाता है, राइट। द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इज ऑल्सो ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द ब्रिटल वुड सिस्टम। अब ये जो इकोनॉमिक सिस्टम था, इसको ब्रिटल वुड इकोनॉमिक सिस्टम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन दोनों सिस्टम्स पे बहुत कुछ आधारित हो गया था। आगे आते हैं द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक जो था वो कमेंस्ड फाइनेंशियल ऑपरेशन इन 1947। अब इन्होंने फाइनेंशियल, है ना, कहना चाहिए कमांड कब संभाली थी? 1947 से। उन्होंने कहा चलो भैया आप फुल फ्लैश अपने काम को हम सुचारू रूप से चालू करते हैं। तो 1947 बड़ा आसान से ईयर है हमारे भारतीयों के लिए, तो ये हम आराम से याद कर सकते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक जो था उन्होंने अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस 1947 से शुरू कर दिए थे। डिसीजन मेकिंग इन दीज इंस्टीट्यूशन इज कंट्रोल्ड बाय द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स। अब डिसीजन मेकिंग वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स के हाथ में क्यों आ गई? क्योंकि हम सभी को पता है कि जो वेस्ट वाले साइड वाले हैं वो बहुत अमीर थे उस समय। जो अमीर होगा वो पैसा भी ज़्यादा लगाएगा। किटी डल रही है तो पैसा ज़्यादा कौन डाल रहा है?
वो लोग डाल रहे हैं क्यों? क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा, हम तो वैसे ही बर्बाद हो चुके थे। ठीक है, तो जब जो पैसा ज़्यादा डालेगा तो डिसीजन मेकिंग पावर उसके हाथ में ज़्यादा पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर ये वेस्टर्न जो पावर्स थी वो बहुत ज़्यादा, इंडस्ट्रियल पावर्स जो थी वो काफ़ी कंट्रोल करती थी इन इंस्टीट्यूशन को। द यूएस हैज़ एन इफेक्टिव राइट ऑफ वीटो। वीटो का पावर का अभी मैं बताती हूँ आपको वीटो क्या होती है। वीटो का मतलब एक तरीके से होता है कि आप ना यूएस के पास, पहले बता देती हूँ कि वीटो पावर आ गई थी, बहुत ही इफेक्टिव पावर थी। एक प्रस्ताव लाया गया कि भाई ये हमें करना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है कर लेते हैं, ये वाली इस जगह हम पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन यूएस के पास है वीटो पावर। वीटो पावर में यूएस ने कहा नहीं मुझे नहीं सही लग रहा है ये, तो ये नहीं होगा। तो यस, उसके पास अगर वीटो पावर है तो कंट्रोल कर सकता है उस चीज़ को, राइट। तो समवॉट लाइक दैट। ठीक है, तो वीटो पावर थी ओवर की आईएमएफ में भी और वर्ल्ड बैंक डिसीजंस में भी, तो उसके पास वीटो पावर थी, वो डिसीजन को चेंज करवा सकता था अपने हिसाब से थोड़ा। द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इज द सिस्टम लिंकिंग नेशन करेंसी एंड द मॉनेटरी सिस्टम। अब अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या है, तो ये वो सिस्टम है जो लिंक करता है नेशनल करेंसीज और मॉनेटरी सिस्टम को। तुम्हारा, हम बोलते हैं कि हमारा ना यूएस डॉलर में रुपया का कीमत गिर गया, हम बोल रहे हैं कि रुपये का कीमत बढ़ गया। भाई ये क्या गिर गया, क्या बढ़ गया, है ना? तो कहीं ये लेटा थोड़ी था जो लुढ़क गया आज जाके, कि हम कहते हैं कि मार्केट लुढ़क गया, पैसे का कीमत गिर गया, कैसे गिर गया? तो ये मॉनेटरी सिस्टम है ना, ये सब डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड होगा? द ब्रिटल वुड सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द फिक्स्ड एक्सचेंज। हमने ना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कर लिया कि यूएस डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत इतनी होगी, राइट। अब रुपये की कीमत, अब यूएस डॉलर की कीमत भी निर्धारित थी किससे? सोने की कीमत से। ठीक है, ये बात भी हमें याद करिए। इन द सिस्टम नेशनल करेंसीज, फॉर एग्जाम्पल द इंडियन रुपी वॉज पैक्ड टू अ डॉलर एट अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो हमने पैक कर लिया, मतलब हमने मान लिया कि हाँ ये ठीक है, वहाँ पे डिसाइड हुआ कि इस समय रुपये की कीमत जो है इतनी चल रही है डॉलर के मुकाबले। अब सब डॉलर के मुकाबले क्यों देख रहे हैं? हमने बात करी कि यूएस का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, यूएस ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ था, और उसका क्या था, सारी दुनिया के साथ व्यापार चल रहा था, इसीलिए उसको सेंट्रल मान लिया गया था, एक तरीके से समझ लो उसके पैसे को। ठीक है, अब केवल इंडिया को ही हम 70-75 रुपये में नहीं काउंट कर सकते, पूरी दुनिया की करेंसी उसके हिसाब से चलती है एक तरीके से, है ना। यूएस डॉलर में रूबल है तो वो कितने का चल रहा है, इस तरीके से, मतलब जो भी करेंसी से आप जान सकते हैं। अब क्या होता है, द डॉलर इटसेल्फ वाज एंकर्ड ऑफ गोल्ड एट अ फिक्स्ड प्राइस। अब डॉलर का प्राइस कैसे निर्धारित होगा? तो एट द रेट ऑफ 35 पर ऑन्स ऑफ गोल्ड, है ना। तो हमने कहा कि $35 का जो है 1 ऑन्स गोल्ड आएगा, तो 1 ऑन्स गोल्ड के हिसाब से फिर यूएस डॉलर की कीमत, और यूएस डॉलर के हिसाब से जो है मार्केट की कीमत निर्धारित होती है। मार्केट कैसे गिरती उछलती है ये आपके चैप्टर में नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिप्थ में हम नहीं जाने वाले हैं, राइट। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।